तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी आपका जो मेन पेपर चल रहा होगा वो आबकारी परिवर्तन, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। साथ साथ आपने कल परसों भी देखा होगा, एक नई भर्ती आ रखी थी हाई कोर्ट की एक नई वैकेंसी आ रखी है। तो उसका फॉर्म भी आप फिल कर लीजिएगा। उसमें कुछ पोस्ट कलर की है, बाकी पोस्ट उसमें स्टेनो की है। अगर स्टेनो आपको आते हैं तो आपके तो मज़े पड़ गए हैं भाई, ठीक है। और अगर स्टेनो नहीं आती तो उसमें कुछ कलर की भी पोस्ट है टाइपिंग की, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। और बहुत उम्मीद है, बहुत चांस है कि आने वाले समय में जल्दी हमें एसआई की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी और उसका सूखा समाप्त होगा जो इतने सालों से आई नहीं है। फिलहाल हम अपना कंटिन्यू सिलेबस कंप्लीट करते हैं। हमें अभी पोस्ट, हम नौकरी का वेट या भर्ती का वेट तब कर सकते हैं जब हम पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सरकार वैकेंसी निकालती है, वो नहीं करती वो नहीं करती, बट उनकी तैयारी भी नहीं होती है। जिस बच्चे ने 2-3 साल तैयारी कर ली, जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, बस अब वो वेट कर रहा है एग्जाम आने का, तो वो तो एक टाइम बोल भी सकता है और उसका बोलना जायज़ भी है, क्योंकि वो पढ़ चुका है। अब वो भर्ती का वेट कर रहा है, अब सरकार भर्ती लाएगी तो वो निकल जाएगा। मगर कई बार मैं बच्चे ऐसे भी देखता हूँ कि उन्होंने खुद तो पढ़ा होता नहीं है पूरा सिलेबस, और वो भी बोलते भर्ती लाओ भर्ती लाओ। भाई भर्ती आ भी गई तो तुम कैसे भर्ती हो गई जब तुमने पढ़ा नहीं है? तो जिसने पढ़ लिया वो तो वेट करेगा, उसके लिए आना चाहिए। तो अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम एक बार पहले प्रॉपरली कंप्लीट सब कुछ A to Z पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी भर्ती आएगी हमको याद होगा तो हम निकल जाएंगे। चलो, आज एक छोटी सी क्लास आपके सामने डिस्कस करूंगा। बड़ी क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम उत्तराखंड में हिमालय का विभाजन पढ़ रहे थे। हम उत्तराखंड में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे, और इस भौगोलिक विभाजन को पढ़ते समय हमको ये देखने के लिए मिला था, हमने हिमालय के पार्ट पढ़ लिए थे। हमने शिवालिक हिमालय पढ़ लिया था, लघु और मध्य हिमालय पढ़ लिया था, बृहत हिमालय पढ़ लिया था, और आज हमारे पास लास्ट क्लास बची है ट्रांस हिमालय। आज की क्लास उसी की समझ में आएगी जिसने कल वाली क्लास पढ़ी थी या प्रीवियस क्लासेस पढ़ ली है। तो आज मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक भी मैं आप कंप्लीट कर देता हूँ। आज की पहली हेडिंग होगी ट्रांस हिमालय, जहाँ पर आपको कल छुड़वाया था क्लास, वहीं से आगे कंटिन्यूसली लिखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो हम कल भी पढ़ चुके थे, अब इससे आगे आज लिखेंगे। ट्रांस हिमालय के लिए बोला जाता है कि इसका उद्भव हिमालय से भी पूर्व का है, हिमालय से भी पूर्व है, मतलब हिमालय से भी प्राचीन है। और ओवरऑल भी बोला जाएगा सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय? सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन हिमालय है ट्रांस हिमालय। इस हिमालय को, ये कब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करता था। ऐसा बताती मैडम कि जहाँ पे वर्तमान में हिमालय पर्वत है वहाँ पे कभी एक सागर हुआ करता था, तो मैं इमेजिनेशन ही नहीं कर सकता था। उस टाइम मेरे दिमाग इतना ही था कि कैसे पॉसिबल है कि जहाँ पे सागर होगा वहाँ पे हिमालय पर्वत बनेगा। मैं सच में, आप बिलीव करो ना करो, बट मैं भी उस ज़माने में बिलीव नहीं करता था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी समुद्र में कुछ भी हो, किसी समुद्र में हिमालय कैसे बन सकता है। तो मैडम कहती थी जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले समुद्र था। यह समझ ही नहीं आता था ऐसे कैसे हो रहा है, पर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा, जब बुद्धि का विकास हुआ था ऐसा पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे ट्रांस हिमालय है या जहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे पहले एक सागर होता था, जिस सागर का नाम था टैथिस सागर। इस सागर का नाम था टैथिस सागर। जहाँ पे हिमालय पर्वत है उसका नाम था टैथिस सागर, इसीलिए इस हिमालय को टैथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमालय को टैथिस हिमालय भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय को ही टैथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। आफ्टर दैट हम और आगे इसमें पढ़ने के लिए जाएंगे। तो जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ये जो ट्रांस हिमालय है या टैथिस हिमालय है, ये कौन सी रेंज में है? ये तिब्बत वाले पोर्शन में। बोले तो अभी तो तिब्बत है नहीं, चाइना ने उसे घेर लिया है, ठीक है, बट ये तिब्बत वाली रेंज में है। तो इसीलिए इस हिमालय का एक और नाम देखने के लिए मिलता है, और इसको तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना हिमालय है, इसलिए इसको प्राचीन हिमालय तो कहते हैं। साथ साथ में टैथिस सागर जहाँ पे था वहाँ पे ये बना है, तो टैथिस हिमालय भी कहते हैं। और ये टैथिस सागर, टैथिस हिमालय तिब्बत में है मेनली, तो इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। तो ये एक ही हिमालय के नेम है।
ठीक है। सभी हिमालयों में तुलनात्मक अध्ययन करें तो सभी हिमालयों में तुलनात्मक अध्ययन में सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा हिमालय कल आपने पढ़ लिया था, और वो हिमालय पढ़ा था बृहत हिमालय। मगर इसकी भी तो कुछ ना कुछ हाइट होती होगी, तो ये 2500 से लेके लगभग 3000 मीटर तक की औसत ऊंचाई होती है ट्रांस हिमालय की। इसकी लगभग औसत ऊंचाई ये देखने के लिए मिलती है। औसत ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि ये 3000 से ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता होगा, पर ध्यान रखना इसकी औसत ऊंचाई जो देखने के लिए मिलती है, लगभग एवरेज हाइट हमको ये देखने के लिए मिलती है। और इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होते हैं, एवरेज के बड़े भी होते हैं, 6,000 8,000 ऊंचे पर्वत भी इसमें हैं। अब हम जब ट्रांस हिमालय को ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको इसमें देखने के लिए क्या चीज़ें मिलती हैं? इसमें देखने के लिए हमें चीज़ें मिलती हैं कुछ श्रेणियाँ, और वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसमें देखने के लिए मिलती है काराकोरम श्रेणी। ये जीके का पार्ट हो गया, पर थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं हम, ज्यादा नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, या क्वेश्चन आ जाएगा मेरे दोस्त लद्दाख श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, या क्वेश्चन आएगा दोस्त आपके पास कैलाश श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, तो ध्यान रखना ये सारी श्रेणियां, ये सारे सीरीज ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट लद्दाख श्रेणी में एक पर्वत है जिसका नाम है राकापोसी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राकापोसी। और इसके राकापोसी का पॉइंट लिख लीजिएगा, सर्वाधिक ढाल वाला, सर्वाधिक ढाल वाला पर्वत, सर्वाधिक ढाल वाला पर्वत है कौन? राकापोसी। सर्वाधिक ढाल वाला पर्वत है कौन? तो मेरे दोस्त राकापोसी सर्वाधिक ढाल वाला पर्वत है। ऐसा स्लोप है उसमें, बिल्कुल खड़ी ढलाने, खड़ी चट्टाने, कौन? राकापोसी। इतनी बात समझ में आई है? उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। और काराकोरम श्रेणी में हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिखेंगे। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, पूरे भारत की जो सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, उसके लिए हम एक नाम बोलते हैं K2, और K2 के लिए ही बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन, K2 के लिए ही बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो हाइट देखने के लिए मिलती है 8611 मीटर देखने के लिए मिलती है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जिन बच्चों ने हमारी कल वाली क्लास अटेंड करी होगी, कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो आज ही क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी बृहत हिमालय का पार्ट है, और विश्व की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, वो भी बृहत हिमालय का पार्ट है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय का पार्ट है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जबकि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी बृहत हिमालय का पार्ट है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये मैंने लिखा दी है चीजें। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आप लिख सकते थे। इसके अलावा आप इसमें कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में आप क्या पॉइंट ऐड करोगे? ये मैंने तुम्हें कल भी पढ़ाया था कि बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है भाई? बृहत हिमालय व ट्रांस हिमालय को अलग करती है। बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली लाइन को, अलग करने वाली लाइन को अलग करने वाली लाइन कौन कौन सी है? इन दोनों लाइनों को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब बार बार पढ़ने से आपका ही फायदा है। हिंज लाइन, हिंज लाइन, या इसी के लिए बोला जाता है सच्चर जोन। और ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी, उम्मीद करता हूं आपने कल भी याद कर लिया होगा इसे। ये चीजें बहुत बार पूछी भी जाती है, तो इसलिए इन चीजों को याद भी करें। एंड द लास्ट वन, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय का निर्माण कहते हैं अवसादी चट्टानों से हुआ है। तो एक पॉइंट ये भी पेपर में देखने के लिए मिलता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है।
ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें, ठीक है, अवसादी चट्टानें, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, बट इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऐसा कुछ कहते हैं अंग्रेजी में। तो उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। अभी हम जीएस में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी जैसे ही कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट हम उन चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बात थी हमारे पास ट्रांस हिमालय की, और आज हमारा हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन था उत्तराखंड में, वो हमने पढ़ लिया है। या उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन था दोस्त, धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। बहुत गलत बात है। बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, मगर उत्तराखंड की हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी, क्या वो आपने याद कर ली? जिला सीरीज का पूरा डाटा क्या आपने याद कर लिया? उत्तराखंड के आंदोलन क्या आपको याद हो गए? उत्तराखंड की कल्चर क्या आपको याद हो गया? बताओ जरा। मैं कह रहा हूँ गारंटी है 90% जनता को वो याद भी नहीं है, और तुम बोल तो ये करो वो करो वो करो। हमेशा ध्यान रखो, आप मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, मेरे वीडियो को तो तुम सपोर्ट कर नहीं रहे हो। 200-300 व्यूज आते हैं, पर कहीं से तो पढ़ रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। पर क्या आपने जो भी कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है, जो आपने कॉपी में लिख दिया, क्या वो आपने याद कर लिया है? अगर आपने अपनी कॉपी में लिखी हुई चीजें याद नहीं करी, तो आपको क्या फायदा डाटा देखे? प्लीज आप रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें, चीजों को बार बार पढ़े और चीजों को याद करें। तो आज हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और आज की वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा बड़ी होने भी नहीं वाली है, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो है। फिर एक नया टॉपिक हम नए सिरे से पढ़ेंगे, बट इसी में ही नए टॉपिक की मैं शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसके साथ भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ लिया है, उसको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहले मैदानी भाग, तराई भाग, भाबर क्षेत्र, दूनद्वार क्षेत्र, शिवालिक हिमालय, लघु और मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, इन चीजों को याद करो। ठीक है, आज से हम उत्तराखंड में एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु की शुरुआत में इस वीडियो में बस इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट मतलब इस वीडियो में ओनली ऑन ट्रांस हिमालय रह जा रहा था, और ये वीडियो 5-7 मिनट की होगी, तो फिर मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ इसमें, कि 10-15 मिनट की ये वीडियो हो जाए। उसके बाद कल फिर एक फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक, पूरी नॉर्मल क्लास होगी, है ना। देखो, उत्तराखंड की जलवायु भी एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। उत्तराखंड की जलवायु को मैंने नहीं बांटा है, कोई एक वैज्ञानिक है, उसने उत्तराखंड की जलवायु को भी 6 भागों में बांटा है। अब उसने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में बांटा है, और वहां से ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो डाटा है ना, उस डाटा को मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आज वाली क्लास में ट्रांस हिमालय और उत्तराखंड की जलवायु का विभाजन, ये दोनों क्लास हो जाएगी आपकी, और कल फिर एक फ्रेश क्लास मिलेगी आपको, जिसमें टोटल 40-45 मिनट की क्लास होगी। देखो, उत्तराखंड की जलवायु का पहला पॉइंट है डॉक्टर खरकवाल। HC खरकवाल है कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक। डॉक्टर खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को किसके अनुसार? ताप के अनुसार, किसके अनुसार? वनस्पति के अनुसार, और किसके अनुसार? ऊंचाई के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ना इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते। के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। नॉर्मल सा पॉइंट है, मैंने लिख दिया है, बच्चों को याद तो होता है कि उत्तराखंड की जलवायु को कितने आधारों पे बांटा गया है। तो ध्यान रखना, 3 बेसिस पे बांटा गया है। ताप के अकॉर्डिंगली, टेम्परेचर, वनस्पतियों के अकॉर्डिंगली, और हाइट के अकॉर्डिंगली। नॉर्मली हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की जलवायु को ऊंचाई के आधार पे बांटा गया है। अरे नहीं, उत्तराखंड की जलवायु को ऊंचाई के आधार पे नहीं, उत्तराखंड की जलवायु को ताप, वनस्पति और ऊंचाई के आधार पे बांटा, इन 3 आधारों पे बांटा गया है। और कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। और किसके द्वारा बांटा गया है? खरकवाल जी के द्वारा बांटा गया है। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? उत्तराखंड की जलवायु के ऊंचाई के आधार पर किसने बांटा है?
कितने भागों में बांटा गया है, किन किन आधारों पे बांटा गया है, कुछ तो आधार होगा। तो ध्यान रखो, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हर चीज को, हर एक लाइन को प्यार से समझो कि लाइन कहना क्या चाह रही है, फिर तुम्हारी समझ में आ गया यार A to Z। ऐसी चीजें थोड़ा ना समझ में आती कि एक ही दिन पढ़ो और एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। भाई एक ही दिन में किसी की समझ में नहीं आता। अब मैं तुम्हें ना इन सबको एक ही बारी में याद करा दूंगा। सबसे पहले आपने लिखना है 6 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग हो जाएगा उपोष्ण जलवायु। पहला भाग हो जाएगा उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु के बाद आएगा गर्म। तो आपको लिखना है गर्म शीतोष्ण जलवायु। क्या लिखना है मेरे दोस्त? गर्म शीतोष्ण जलवायु। गर्म के बाद क्या आएगा? ठंडा। गर्म के बाद क्या आएगा? बेसिकली ठंडा। तो गर्म के बाद आप क्या लिखेंगे? शीत शीतोष्ण जलवायु। लाइन से याद करें, आराम से याद हो जाएगा। पहले आपने बस एक नंबर याद करना है। और आपने क्या याद किया दोस्त? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा याद करो। आपने उपोष्ण जलवायु याद किया, उपोष्ण के बाद आपने बोला गर्म पे चलते हैं, तो गर्म शीतोष्ण जलवायु याद किया। गर्म के बाद भाई ठंडियों का टाइम भी आएगा, शीत शीतोष्ण। इसके बाद आपने एक और जलवायु याद करनी है, और इस प्रकार की जलवायु के लिए नाम दे रखा है एल्पाइन जलवायु। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा एल्पाइन जलवायु। 5th नंबर के बाद आपको मिलेगा हिमानी जलवायु, बर्फ, हिमानी जलवायु। उसके बाद आपको हिमानी जलवायु मिलेगा। और एट द एंड आपको आखिरी नंबर पे मिलेगा शीत शुष्क जलवायु। आखिरी नंबर पे मिलेगा आपको शीत शुष्क जलवायु। तो ध्यान रखना, HC खरकवाल ने कितने भागों में बांटा था? तो उन्होंने बांटा था आपको 6 भागों में। उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, गर्म के बाद शीत शीतोष्ण, उसके बाद एल्पाइन, उसके बाद हिमानी, उसके बाद शीत शुष्क जलवायु। इतना याद कर सकते हैं कि नहीं? अगेन बोलूं, वीडियो देखते देखते बोलो मुंह से, बोलो मुंह से बोलो। उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, एल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु, एंड लास्ट में शीत शुष्क जलवायु। तो ये 6 भाग हो गए। इन 6 भागों को अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोलेगा, आप बोल दोगे। सबसे पहले उपोष्ण, उपोष्ण के बाद गर्म शीतोष्ण, गर्म के बाद ठंडियों का टाइम आएगा शीत शीतोष्ण, उसके बाद एल्पाइन, उसके बाद हिमानी, उसके बाद शीत शुष्क। याद हो गया? 2-3 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। अब खुद बोलो, जब हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था लास्ट क्लास में, पन्ने पलट के देख लो। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के नोट्स आपने जो बनाए थे, पन्ना पलट लो भाई, पलटो पन्ना। तो आपको सबसे पहले लिखा होगा गंगा का मैदानी भाग, उसके बाद आपको लिखा गया होगा तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र लिखा था। फिर आपने शिवालिक हिमालय, लघु मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, और आखिरी में लिखा होगा आपने ट्रांस हिमालय। यस और नो? लिखा? तो तुम इसी ट्रांस हिमालय से ना एक चीज हिंट लगा के जोड़ सकते हो। जब हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे तो अंत में हमने ट्रांस हिमालय लिखा था। तो यहां पे तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो यहां से क्या क्वेश्चन निकल के आता है मेरे दोस्त? यहां से क्वेश्चन निकल के आता है माय फ्रेंड कि अगर क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, शीत शुष्क जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है, या शीत शुष्क जलवायु किस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? शीत शुष्क जलवायु ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। उधर भी वो लास्ट में था ट्रांस हिमालय, इधर भी लास्ट में क्या है? शीत शुष्क। तो तुम इनको कनेक्ट भी कर सकते हो और आराम से याद भी कर सकते हो। और दूसरी बात, जब हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था तो उसको भी हमने बांटा था 8 भागों में। तो सबसे पहले तुमने गंगा का मैदान लिखा, पर गंगा का मैदान तो ओनली ऑन हरिद्वार में। उसके बाद आपने तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र लिखा था। तो मतलब पहले दूसरे नंबर पे तराई भाबर लिखा था आपने। तो यहां भी पहले नंबर पे उपोष्ण जलवायु है ना, तो यहां पे भी लिख दो उपोष्ण जलवायु तराई या भाबर क्षेत्र में पाई जाती है, तराई या भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहां से तुम्हें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए। देखो, अगर तुमने एक ही साथ पढ़ा है तो उधर देखो, पहले दूसरे नंबर पे तराई भाबर ही था, भाबर क्षेत्र था, नीचे नीचे वाला एरिया, और ऊपर 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 जाते जाते हम ट्रांस तक पहुंच गए थे। तो यहां देखो, पहले तराई भाबर क्षेत्र, यहाँ ट्रांस,
याद हो जाएगा। कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, पन्ने पलटो, चीजों को रिलेट करो, चीजों को जोड़ो, बिना जोड़े याद नहीं होता कुछ नहीं जीके। तो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गया। क्वेश्चन आएगा तराई भाबर क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आप क्या बोलोगे? उपोष्ण जलवायु। क्वेश्चन आएगा ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र सबसे ऊपर थे, सबसे नीचे इधर क्या था? शीत शुष्क जलवायु। तो शीत शुष्क जलवायु ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, उपोष्ण जलवायु तराई और भाबर क्षेत्र। तराई और भाबर क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण। और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीत शुष्क। क्लियर है बातें? उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। अब लास्ट, मेरे को कुछ नहीं पढ़ना आज की क्लास मैंने बोला सबसे छोटी क्लास है, आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस ट्रांस हिमालय के बारे में बताया और यही चार्ट याद कराओ ना, इस चार्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। माफी चाहता हूं क्लास छोटी होने के लिए। इसके बाद जलवायु की स्पेशल एक क्लास लाऊंगा, वहां पे जलवायु क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इस क्लास को लंबी करूंगा तो फिर अगली क्लास में जलवायु थोड़ा बच जाएगा और फिर उसको दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करना पड़ेगा। ऑफलाइन में तो चल जाता है बट ऑनलाइन में नहीं चल पा रहा ना, तो सिंगल टॉपिक पढ़ा होगा। तो जलवायु स्टार्ट हो गया है, जलवायु का एक चार्ट पढ़ लिया है, जलवायु का दूसरा हिस्सा दूसरी क्लास में मिल जाएगा। अब इसकी ना हाइट याद करनी है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस ऊंचाई तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? भाई ये तो बता दो गुरुजी, किस ऊंचाई तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ध्यान रखना, आपने पहले लिखना है जलवायु शुरू हो रही है यहां से 900 मीटर तक। ध्यान रखना कहां तक याद करना है? 900 मीटर तक। 900 मीटर तक 900 मीटर तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो 900 मीटर तक आपके पास उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। 900 के बाद 900 दूनी कितना होता है? 1800। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है कि नहीं होता? तो ध्यान रखना दूसरी जलवायु पाई जाएगी 900 मीटर टू 1800 मीटर तक। 1800 मीटर तक यह हो जाएगा गर्म शीतोष्ण जलवायु। तो यहां से मुश्किल क्वेश्चन बनेगा, ये चीज याद नहीं होती, गर्म शीतोष्ण जलवायु। 9 दूनी 18, अब होता है 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30, 9 तिया 27 और 27 में 3 जोड़ूंगा तो 30, 9 तिया 27, 27 में 3 जोड़ूंगा तो 30। तो ध्यान रखना 1800 से लेके 3000 मीटर तक जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते शीत जलवायु। समझ में आया? 30 नंबर की 3000 तक पहुंच गए। 3000 के बाद आपने लिखना है 4200। तो ध्यान रखना 3000 से लेके 4200 मीटर तक की जो जलवायु पाई जाती है द नेम इज एल्पाइन जलवायु। ठीक है, तो 9 से 18, 18 से 30, 30 से 42 और उसके बाद जो हिमानी बोले तो बर्फ, तो बर्फीली क्षेत्र शुरू हो जाता है। 4200 मीटर से ऊपर का जो भी क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे हिमानी जलवायु। 4200 मीटर से ऊपर का जो भी क्षेत्र होगा उसको बोलोगे आप हिमानी जलवायु। क्या बोलोगे? हिमानी। देखो 900 मीटर तक, 9 के बाद 1800 मीटर तक, 9 तिया 27 में 3 जोड़ेंगे 3000 मीटर तक, 3 के बाद 42 तक, अब 42 के बाद उससे ऊपर जो भी होगा हिमानी बोले तो बर्फ बर्फीली। क्या आपको इतना याद हुआ कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये बुझा मुझे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अब एक लॉजिक देखो, जब हमने शिवालिक हिमालय पढ़ा था, फिर लघु और मध्य हिमालय पढ़ा, फिर बृहत हिमालय पढ़ा और फिर ट्रांस हिमालय पढ़ा, तो पुराने पलने पलटो सबसे ऊंचा कौन था? पहले देखो हिमालय, शिवालिक हिमालय थोड़ा सा नीचे था, ऐसा था ना, ऐसा शिवालिक हिमालय थोड़ा नीचे था, ये सबसे नीचे वाला। इससे ऊंचा क्या है? लघु और मध्य हिमालय। देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा, लघु और मध्य हिमालय के ऊपर क्या है? ये वाला बृहत हिमालय सबसे ऊंचा। अब फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से छोटा था। देखो इसके पीछे, ये नीचे, ये इसके पीछे, ऊपर नहीं, ये पीछे, ये पीछे नीचे। मतलब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? लघु हिमालय के बाद, सॉरी शिवालिक हिमालय के बाद लघु और मध्य, लघु और मध्य के बाद बृहत हिमालय। जो ये ट्रांस हिमालय है ना, ये बृहत हिमालय से भी छोटा था। मतलब पहले बड़े 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 और लास्ट में ट्रांस हिमालय छोटा निकल गया, बड़े 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 और छोटा निकल गया। ऐसे पहले ये हिमालय की चोटी थी, फिर ये लघु मध्य हिमालय की चोटी है, फिर ये बृहत हिमालय की चोटी है और फिर ये ट्रांस हिमालय की चोटी है। ऐसा देखो शिवालिक हिमालय छोटा है, लघु और मध्य हिमालय थोड़ा बड़ा है, बृहत हिमालय और भी बड़ा है और ट्रांस हिमालय इससे छोटा है।
तो ध्यान रखना, पहले हाइट बढ़ती गई और एंड में हाइट डाउन हो गई थी। देख लो आप हाइट ट्रांस हिमालय की, देखो लघु और मध्य हिमालय छोटा, फिर शिवालिक हिमालय छोटा, लघु और मध्य हिमालय थोड़ा सा बड़ा, और बृहत हिमालय बड़ा, और ट्रांस हिमालय और भी छोटा। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? यस और नो बोल दो मुझे। तो आप बोलोगे सर पढ़ा है, गुरुजी पढ़ा है। और जब पढ़ा है तो यहाँ पे भी ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में अब हाइट घटेगी। पहले तुम यहाँ से बढ़ते 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 आए, अब लास्ट में हाइट को घटा देना है, तो यहाँ पे लिख देना ट्रांस हिमालयी क्षेत्र बता रहा है 2500 मीटर टू 3500 मीटर का एवरेज हाइट पे बता रहा है कि शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब आपका ये पूरा का पूरा चार्ट याद हो गया है और इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे लगता है अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, मेरे साथ याद करने की कोशिश करी होगी, तो आराम से याद हो गया होगा। इन चीज़ों को नोट करो, ठीक है। लास्ट में, आज की क्लास छोटी थी, मैंने पहले भी बता दिया था, कल वाली क्लास लंबी होगी आपकी, चिंता ना करें, उसमें हम जलवायु पढ़ लेंगे। मैंने क्या बोला? सबसे पहले याद करो, बिना कॉपी के बोलो, बिना कॉपी के बोलो भाई, कैमरे के अंदर ही बोलो जहां भी पढ़। उपोष्ण, उपोष्ण के बाद गर्म, गर्म के बाद शीत, शीतोष्ण के बाद अल्पाइन, अल्पाइन के बाद हिमानी, और हिमानी के बाद शीत शुष्क। था कि नहीं था? शीत शुष्क लास्ट में था, तो यहां पे बोलेंगे ट्रांस। ये पहले था, तो तराई और भाबर का क्षेत्र। शुरू कहां से हो रही थी? 900 मीटर तक, 9 के बाद 1800 मीटर तक, 9 या 27 में 3 जोड़ेंगे तो 3000 मीटर तक, फिर उसके बाद 4200 मीटर तक, फिर 4200 से प्लस वाले, और लास्ट में 2500 से लेके 3500 मीटर तक कम हो जाना था। एक सेकंड में याद हो गया यार तुम्हें, एक सेकंड में। और यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। याद तभी होगा दोस्त जब रिवाइज करोगे। अभी तो याद हो गया होगा, मगर जब कल दोबारा पढ़ने आओगे ना, तो पहले इसका रिवीजन करना। और क्या आपको कल बृहत हिमालय की सभी चोटियां याद हो गई? आपको शर्म नहीं आ रही? आरओ के पेपर में आ रहा था, शर्म नहीं आ रही? बीपीडीओ के पेपर में, आरओ नहीं ईओ के पेपर में भी था, बीपीडीओ के पेपर में भी था, कनी सै के पेपर में भी था। स्टेनो का पेपर देखेंगे, जो पुराना वाला स्टेनो हुआ था 6309, वो भी पूछा गया था पंचाचूली। तो कहने का मतलब है, क्या वो आपको याद हो गए हैं? अगर आपने वो पर्वतों की चोटी याद नहीं करी ना, जो कल वाली क्लास में निकाल दी, तो आज की क्लास आपके कुछ काम की नहीं है। आप इन्हीं हाइटों को क्या ही याद कर लोगे? तो प्लीज़, जो भी तुम में से पढ़ने वाला है और जो सीरियस में मेरे से पूरे के पूरे नोट्स उत्तराखंड के बनाना चाहता है, हर एक चीज़ को समझ के, हर एक चीज़ को समझ के, तो प्लीज़ एक बार उनको याद कर लो। और आज की क्लास छोटी इसीलिए है कि कल वालों को जरा रिवीजन कर दो, और कल जब दोबारा पढ़ने आओगे तो इनका भी रिवीजन करना, ठीक है। बाकी धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करना, क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर करना। धन्यवाद।